आग का प्याला, अध्याय 28। मिस्टर क्राउच का पागलपन। रविवार को नाश्ते के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी उल्लू घर गए। वो सीरियस के सुझाव के अनुसार पर्सी को चिट्ठी भेजकर ये पूछना चाहते थे कि क्या उसने मिस्टर क्राउच को हाल में ही देखा है। उन्होंने हेडविग का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्होंने उसे काफ़ी समय से कोई काम नहीं दिया था। जब वो उल्लू घर की खिड़की से उड़कर ओझल हो गई तो वो इसके बाद डॉबी को उसके नए मोज़े देने के लिए नीचे किचन में गए। घरेलू जिन्नों ने बहुत खुश होकर उनका स्वागत किया। उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें सलाम किया और चाय बनाने के लिए भागे। डॉबी हैरी के दिए तोहफे को देखकर बहुत खुश हुआ। हैरी पॉटर ने डॉबी पर कितना उपकार किया है, वो चीखा और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निकलते मोटे मोटे आंसू पोंछने लगा। हैरी बोला, तुमने गिलवर्धक पौधे से मेरी जान बचाई है डॉबी। क्या ये चॉकलेट एक्लेयर्स मिल सकती हैं? रॉन ने मुस्कुराते और सिर झुकाते हुए घरेलू जिन्नों की तरफ देखते हुए कहा, तुमने अभी अभी नाश्ता किया है, हरमाइनी ने चिढ़कर कहा। लेकिन 4 घरेलू जिन्न चॉकलेट एक्लेयर्स से भरी बड़ी सफ़ेद प्लेट उठाकर तत्काल आ गए। हमें स्नफल्स के लिए भेजने के लिए कुछ सामान चाहिए। अच्छा विचार है, रॉन ने हैरी से सहमत होते हुए कहा। पिग को करने के लिए कोई काम दे दो। तुम लोग हमें खाने पीने का थोड़ा अतिरिक्त सामान भी दे सकते हो क्या? उसने आसपास खड़े जिन्नों से कहा। उन्होंने खुशी से सिर झुकाया और खाने पीने का सामान लेने के लिए चले गए। हरमाइनी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, डॉबी, विंकी कहाँ है? विंकी वहाँ अंगीठी के पास है मिस, डॉबी ने धीरे से कहा। उसके कान थोड़े लटक गए। हे भगवान, हरमाइनी ने विंकी को देखकर कहा। हैरी ने भी अंगीठी की तरफ देखा। विंकी उसी स्टूल पर बैठी थी जिस पर वो पिछली बार बैठी थी, लेकिन उसके कपड़े इतने गंदे हो चुके थे कि वो अपने पीछे की धुएं से काली हो गई। ईंटों के बीच आसानी से दिखाई नहीं दे रही थी। उसके कपड़े फटे और बगैर धुले थे। उसके हाथ में बटर बियर की एक बोतल थी। वो अपने स्टूल पर हिलती हुई आग को एक टक देख रही थी और उसने बहुत तेजी से हिचकी ली। डॉबी ने हैरी से फुसफुसा कर कहा, विंकी आजकल एक दिन में 6 बोतलें पी रही है, लेकिन बटर बियर में तो ज़्यादा नशा नहीं होता, हैरी ने कहा। सर, घरेलू जिन्नों के लिए होता है। विंकी ने एक बार फिर हिचकी ली। जो घरेलू जिन्न चॉकलेट एक्लेयर्स लेकर आए थे उन्होंने उसे चिढ़कर देखा और अपना काम करने चले गए। विंकी मिस्टर क्राउच की याद में छटपटा रही है हैरी पॉटर, डॉबी ने दुख भरी आवाज़ में फुसफुसाकर कहा। विंकी घर जाना चाहती है। विंकी अब भी मिस्टर क्राउच को ही अपना मालिक मानती है सर, और वो डॉबी की ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि अब प्रोफेसर डम्बलडोर उसके मालिक हैं। सुनो विंकी, हैरी के मन में अचानक एक बात आई थी और वो विंकी से बात करने के लिए आगे झुका था। सुनो, तुम्हें पता है मिस्टर क्राउच क्या कर रहे हैं? उन्होंने त्रिकोणीय टूर्नामेंट में आना क्यों छोड़ दिया है? विंकी की आंखें झपकीं। उसकी बड़ी बड़ी पुतलियां हैरी पर टिक गईं। फिर वो थोड़ा लहराई और बोली, मालिक ने आना छोड़ दिया है? हाँ, हमने उन्हें पहले टूर्नामेंट के बाद से नहीं देखा है। दैनिक जादूगर में खबर छपी है कि वो बीमार हैं। विंकी थोड़ी लहराई और हैरी को घूरने लगी। मालिक बीमार है? उसका निचला होंठ कांपने लगा। लेकिन हमें इस बात पर यकीन नहीं है, हरमाइनी ने जल्दी से कहा। मालिक को अपनी विंकी की ज़रूरत है, विंकी सिसक कर बोली। मालिक अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकते, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। बाकी लोग भी तो अपने घर का काम करते हैं विंकी। विंकी मिस्टर क्राउच के लिए सिर्फ घर का काम ही नहीं करती थी, विंकी गुस्से में बोली। अब वो पहले से ज़्यादा हिलने लगी थी, जिस वजह से उसके दागदार ब्लाउज पर बटर बियर छलक गई। मालिक विंकी पर अपने सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गोपनीय राज के लिए भरोसा करते थे। क्या? हैरी ने कहा। लेकिन विंकी ने बहुत तेज़ी से अपना सिर हिलाया, जिससे उस पर और बटर बियर छलक गई। विंकी अपने मालिक के राज छिपा कर रखती है, उसने विद्रोही स्वर में कहा। अब वो बुरी तरह से हिला रही थी और अपनी आंखें चढ़ाकर हैरी को घूर रही थी। आप
जासूसी कर रहे हैं। विंकी को हैरी पॉटर के बारे में इस तरह नहीं बोलना चाहिए। हैरी पॉटर बहादुर हैं, नेक हैं, और हैरी पॉटर जासूस नहीं हैं, डॉबी ने गुस्से से कहा। वो जासूसी कर रहे हैं, मेरे मालिक के निजी और गोपनीय राज जानना चाहते हैं। विंकी एक अच्छी घरेलू जिन है, विंकी अपनी जुबान बंद रख सकती है। विंकी की पलकें बंद हो गईं। फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के वो अपने स्टूल से नीचे लुढ़क गई और ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने लगी। बटरबियर की खाली बोतल पत्थर के फर्श पर लुढ़क गई। आधा दर्जन घरेलू जिन्न जल्दी से वहाँ आए और विंकी को हिकारत की नज़रों से देखने लगे। उनमें से एक ने बोतल उठा ली और बाकी जिन्नों ने विंकी को चौकड़ी की डिज़ाइन वाले एक बड़े टेबल क्लॉथ से ढक दिया और इसके सिरों को नीचे फंसा दिया ताकि वो पूरी तरह से छिप जाए। सर और मिस, आपने जो देखा उसके लिए हमें अफसोस है, पास खड़े एक जिन्न ने अपना सिर हिलाते हुए और बहुत शर्मिंदा दिखते हुए कहा। हमें उम्मीद है आप विंकी के आधार पर हम सबका मूल्यांकन नहीं करेंगे। वो दुखी है और तुम लोगों को उसे ढकने के बजाय खुश करने की कोशिश करनी चाहिए, हरमाइनी ने चिढ़कर कहा। माफ़ कीजिए मिस, घरेलू जिन्न ने एक बार फिर अपना सिर झुकाते हुए कहा। लेकिन जब काम पड़ा हो और मालिकों की सेवा करनी हो तो घरेलू जिन्नों को दुखी होने का कोई हक नहीं है। ओह भगवान के लिए, तुम सब मेरी बात सुनो। तुम्हें भी दुखी होने का उतना ही हक है जितना कि जादूगरों को है। तुम्हें भी तनख्वाह, छुट्टी और अच्छे कपड़े पहनने का हक है। तुम्हें हर समय दूसरों की गुलामी में नहीं लगे रहना चाहिए। डॉबी की तरफ देखो। मिस, आप मेहरबानी करके डॉबी को ना घसीटें, डॉबी ने कहा और अचानक भयभीत दिखने लगा। किचन के सभी घरेलू जिन्नों के चेहरे से खुशी भरी मुस्कान गायब हो गई। वो अचानक हरमाइनी की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे वो पागल और ख़तरनाक हो। हम आपके खाने पीने का सामान ले आए हैं, हैरी की कोहनी के पास खड़े एक घरेलू जिन्न ने कहा। हैरी की बाह में एक बड़ा हैम, 1 दर्जन केक और कुछ फल रख दिए। अलविदा। घरेलू जिन्न हैरी, रॉन और हरमाइनी को घेर कर खड़े हो गए और अपने छोटे छोटे हाथों से उन्हें किचन के बाहर धकेलने लगे। डॉबी ने अंगीठी के पास से दयनीय भाव से चिल्लाकर कहा, मौजों के लिए धन्यवाद हैरी पॉटर। तुमने अपना मुंह क्यों नहीं बंद रखा हरमाइनी? वो अब हमें किचन में कभी नहीं घुसने देंगे। हम विंकी से क्राउच के बारे में और जानकारी उगलवा सकते थे, रॉन ने गुस्से से कहा जब उनके पीछे किचन का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। ओह, जैसे तुम्हें उनकी परवाह थी, हरमाइनी ने ताना मारते हुए कहा। तुम तो वहाँ सिर्फ खाने पीने का सामान लेने के लिए जाते हो। उसके बाद पूरे दिन माहौल चिड़चिड़ा था। रॉन और हरमाइनी होमवर्क करते समय एक दूसरे पर इतने ताने कस रहे थे कि हैरी को कोफ्त हो रही थी। उस शाम को अकेला ही सीरियस के खाने पीने का सामान लेकर उल्लू घर गया। पिगविजन इतना छोटा था कि वो एक पूरे हैम को अकेला ही पहाड़ तक नहीं ले जा सकता था। इसलिए हैरी को स्कूल के 2 घुग्गुओं की मदद लेनी पड़ी। शाम के धुंधलके में उड़ते समय वो बहुत अजीब दिख रहे थे क्योंकि उन तीनों ने मिलकर एक बड़ा पैकेट उठा रखा था। हैरी खिड़की की चौखट पर झुक गया। उसने बाहर मैदान की तरफ देखा, फिर उसने अंधेरे जंगल में हिलती हुई पेड़ों की फुनगियों और डर्म स्ट्रैंग के जहाज के हिलते पाल देखे। हैग्रिड के घर की चिमनी से उड़ते धुएं के बीच एक बाज उल्लू बाहर उड़ा। वो उड़कर महल की तरफ आया और उल्लू घर के चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद ओझल हो गया। हैरी ने नीचे की तरफ देखा। हैग्रिड अपने कैबिन के सामने जोर शोर से खुदाई कर रहा था। हैरी ने सोचा न जाने क्या कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब्जियों का नया बगीचा बना रहा हो। उसके देखते ही देखते मैडम मैक्सिम बॉब टेंस की घोड़ा गाड़ी से बाहर निकली और हैग्रिड के पास गईं। ऐसा लग रहा था कि वो उससे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। हैग्रिड अपने फावड़े पर झुका झुका उनकी बातें सुनता रहा, लेकिन ऐसा लगा कि उसने बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। इसलिए मैडम मैक्सिम जल्दी ही अपनी घोड़ा गाड़ी की तरफ लौट गईं। हैरी गरुड़ द्वार हॉल में जाकर रॉन और हरमाइनी की झिक झिक नहीं सुनना चाहता था। वो हैग्रिड को खुदाई करते देखता रहा जब तक कि अंधेरा इतना ज़्यादा नहीं हो गया कि हैग्रिड दिखना बंद हो गया। अगले दिन नाश्ते के वक्त तक रॉन और हरमाइनी का बुरा मूड सुधर गया था। हैरी को ये देखकर राहत मिली। रॉन की बुरी भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई थी। रॉन ने कहा था कि हरमाइनी ने घरेलू जिन्नों का अपमान किया था, इसलिए वो गरुड़ द्वार की टेबल पर खराब खाना भेजेंगे।
जब उल्लू डाक लेकर आया तो हरमाइनी ने उत्सुकता से ऊपर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज के आने की उम्मीद हो। पर्सी का जवाब इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? रॉन ने कहा। हमने हेडविग को कल ही तो भेजा है। नहीं, वो बात नहीं है। मैंने दैनिक जादूगर की सदस्यता ले ली है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि हमें हर जानकारी नाग शक्ति वालों से मिले। बढ़िया सोचा, हैरी ने ऊपर उड़ते उल्लुओं की तरफ देखते हुए कहा। सुनो हरमाइनी, मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है। एक भूरा उल्लू हरमाइनी की तरफ उड़कर आ रहा था। हरमाइनी ने निराशा से कहा, वो अखबार लेकर नहीं आ रहा है। लेकिन उसे हैरानी हुई जब भूरा उल्लू उसी की प्लेट के सामने उतरा। उसके ठीक पीछे 4 करेल उल्लू, एक भूरा उल्लू और एक पिंगल उल्लू भी हरमाइनी के सामने उतरने लगे। तुमने कितने अखबार लगवाए हैं? हैरी ने हरमाइनी के प्याले को पकड़ते हुए कहा, जो उल्लुओं के जमघट के कारण गिरने वाला था। सभी उल्लू हरमाइनी के पास पहुंचकर अपनी चिट्ठी पहले देने की कोशिश कर रहे थे और आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। आखिर मामला क्या है? हरमाइनी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ते हुए कहा। ओह, वो बुदबुदाई। उसका चेहरा लाल पड़ गया। क्या हुआ? रॉन ने कहा। ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। उसने चिट्ठी हैरी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हैरी ने देखा इस चिट्ठी को हाथ से नहीं लिखा गया था, बल्कि दैनिक जादूगर के अक्षर काट कर चिपकाए गए थे। तुम बुरी लड़की हो हैरी, पॉटर को तुमसे अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। मगलू, तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। सारी चिट्ठियाँ ऐसी ही हैं। हरमाइनी ने हताशा में एक के बाद एक चिट्ठियाँ खोलते हुए कहा। उसने जैसे ही आखिरी लिफाफा खोला, पेट्रोल जैसी बदबू वाला पीला हरा द्रव उसके हाथों पर गिर गया, जिससे बड़े बड़े लाल फोड़े उभर आए। अम्लकंद का शुद्ध रस। रॉन ने लिफाफे को सावधानी से उठाकर सूंघा। ओह! हरमाइनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने नैपकिन से अपना हाथ पोंछने की कोशिश की, लेकिन अब तक उसकी उंगलियों पर बहुत बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मोटे दस्ताने पहन रखे हैं। बेहतर होगा तुम अस्पताल चली जाओ। हम प्रोफेसर स्प्राउट को बता देंगे तुम अस्पताल गई हो, हैरी ने कहा जब हरमाइनी के चारों तरफ के उल्लू उड़ गए। मैंने उसे चेतावनी दे दी थी, रॉन ने कहा जब हरमाइनी अपने हाथों को छिपाते हुए हॉल से बाहर गई। मैंने उससे कहा था कि वो रीटा स्कीटर से पंगा मत ले। इसकी तरफ देखो। उसने उन चिट्ठियों में से एक को पढ़ा जिसे हरमाइनी पीछे छोड़ गई थी। मैंने साप्ताहिक जादूगरनी में पढ़ा है कि तुम किस तरह हैरी पॉटर को धोखा दे रही हो। उस लड़के ने पहले ही बहुत मुश्किलें झेली हैं। जैसे ही मुझे पर्याप्त बड़ा लिफाफा मिलेगा, मैं तुम्हें अगली डाक से एक बड़ा शाप भेज दूंगी। ओह, अब उसे बचकर रहना पड़ेगा। हरमाइनी जड़ी बूटी विज्ञान की क्लास में नहीं आई। जब हैरी और रॉन ग्रीन हाउस से निकलकर जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास में जाने लगे तो उन्होंने देखा मेलफॉय, क्रैब और गोयल महल की पत्थर की सीढ़ियों से उतर रहे हैं। हैरी को देखते ही पेंसी चिल्लाई, पॉटर, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारा झगड़ा हो गया? वो नाश्ते के वक्त इतनी परेशान क्यों थी? हैरी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। हैग्रिड ने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि अब यूनिकॉर्न का सबक खत्म हो चुका है। वो अपने कैबिन के बाहर उनका इंतजार कर रहा था। उसके पैर के पास नए संदूक खुले रखे थे। संदूक देखकर हैरी का दिल डूब गया। निश्चित रूप से फिर से तो अग्निडंक नहीं पालने पड़ेंगे, लेकिन जब तक वो इतनी पास पहुंचा के अंदर देख सके तो उसने देखा उसमें लंबे थूथुन वाले रोएदार प्राणी थे जिनका रंग काला था। उनके अगले पंजे फावड़े की तरह समतल थे। वो विद्यार्थियों की तरफ पलकें झपका कर देख रहे थे और इतने सारे लोगों को देखकर थोड़े हैरान लग रहे थे। जब विद्यार्थी चारों तरफ आ गए तो हैग्रिड बोला, ये स्वर्ण खोजी हैं, प्रायः खदानों में मिलते हैं, उन्हें चमकदार चीजें पसंद हैं। एक स्वर्ण खोजी अचानक उछला और उसने पेंसी पार्किंसन की कलाई की घड़ी पकड़ने की कोशिश की। वो चीखती हुई पीछे हट गई। ये खजाना खोजने में मदद करते हैं, हैग्रिड ने खुशी से कहा। हमने सोचा कि हम तुम्हें आज इनके साथ मौज मस्ती करने देते हैं। वहाँ देखो। उसने हाल में ही खोदी जमीन के बड़े हिस्से की तरफ इशारा किया जिसे हैरी ने उल्लू घर की खिड़की से उसे खोदते हुए देखा था। हमने वहाँ सोने के सिक्के गाड़ दिए हैं। जिसका स्वर्ण खोजी सबसे ज़्यादा सिक्के खोद कर लाएगा, हम उसे इनाम देंगे। अपना सारा कीमती सामान उतार कर दूर रख दो और एक स्वर्ण खोजी चुनकर उसे छोड़ दो। हैरी ने घड़ी उतार ली, जो उसने सिर्फ आदत के कारण पहन रखी थी क्योंकि वो काफ़ी समय से बंद पड़ी थी।
उसने अपनी घड़ी जेब में रख ली, फिर एक स्वर्ण खोजी उठाया। स्वर्ण खोजी ने अपनी लंबी थूथन हैरी के कान से सटा ली और उत्साह से सूंघने लगा। उसका शरीर बहुत मुलायम था। रुको, एक स्वर्ण खोजी बचा है, कौन नहीं आया? हरमाइनी कहाँ है? हैग्रिड ने संदूक की तरफ देखते हुए कहा। वो अस्पताल गई है, रॉन ने हैग्रिड को बताया। हैरी ने बुदबुदाकर कहा, हम पूरी बात बाद में बताएंगे। पेंसी पार्किंसन सुन रही थी। जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास में उन्हें पहले कभी इतना मजा नहीं आया था। स्वर्ण खोजी जमीन की मिट्टी में इतनी आसानी से ऊपर नीचे हो रहे थे जैसे वो मिट्टी नहीं पानी हो। हर स्वर्ण खोजी लौटकर उसी विद्यार्थी के पास आ जाता जिसने उसे छोड़ा था और उसके हाथ में सोने के सिक्के डाल देता। रॉन का स्वर्ण खोजी खास तौर पर कुशल था। उसने जल्दी ही रॉन की गोद सिक्कों से भर दी। क्या इन्हें पाला जा सकता है हैग्रिड? रॉन ने रोमांच से पूछा जब उसके स्वर्ण खोजी ने एक बार फिर जमीन के अंदर गोता लगाया, जिससे मिट्टी उड़कर उसके दुशाले पर आ गिरी। तुम्हारी मम्मी खुश नहीं होंगी रॉन, हैग्रिड ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वर्ण खोजी घर बर्बाद कर देते हैं। हमें लगता है उन्होंने अब तक सारे सिक्के निकाल लिए होंगे। उसने स्वर्ण खोजियों को गोता लगाते देखकर कहा। हमने सिर्फ 100 सिक्के गाड़े थे। ओह लो, हरमाइनी भी आ गई। हरमाइनी घास पार करके उनकी तरफ आ रही थी। उसके हाथों पर मोटी मोटी पट्टियां बंधी थीं। वो बहुत दुखी नजर आ रही थी। पेंसी पार्किंसन उसे उत्सुकता से देख रही थी। चलो अब हम ये देखते हैं कि तुम लोगों ने कैसा प्रदर्शन किया है, हैग्रिड ने कहा। अपने अपने सिक्के गिनो और सिक्के चुराने का कोई फायदा नहीं होगा गोयल। ये माया स्वर्ण है, कुछ घंटे बाद गायब हो जाता है। गोयल ने अपनी जेबें खाली कर दी। वो बहुत चिड़चिड़ा दिखने लगा। गिनती करने पर पता चला रॉन का स्वर्ण खोजी सबसे सफल हुआ था, इसलिए हैग्रिड ने पुरस्कार में हनी ड्यूक्स की बहुत बड़ी चॉकलेट उसे दी। मैदान के पार लंच की घंटी बजी। क्लास के विद्यार्थी महल की तरफ चले गए, लेकिन हैरी, रॉन और हरमाइनी पीछे रुककर स्वर्ण खोजियों को संदूक में रखने में हैग्रिड की मदद करने लगे। हैरी का ध्यान इस तरफ भी गया कि मैडम मैक्सिम अपनी घोड़ा गाड़ी की खिड़की से उन्हें देख रही हैं। हैग्रिड ने चिंता से पूछा, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ हरमाइनी? हरमाइनी ने हैग्रिड को बताया कि उसे सुबह ढेर सारी नफरत भरी चिट्ठियां मिली। उसने उसे अम्लकंद रस के बारे में भी बताया। चिंता मत करो, हमें भी ऐसी ही चिट्ठियां मिली थीं। तुम एक दानव हो तो तुम्हें मौत के घाट उतार देना चाहिए। तुम्हारी माँ ने मासूम लोगों को मारा है। अगर तुम में ज़रा भी शर्म है तो तुम नदी में कूद कर अपनी जान दे देते। इस तरह की बातें। नहीं, हरमाइनी ने सदमे में आते हुए कहा। हाँ, हैग्रिड बोला। उसने स्वर्ण खोजियों के संदूकों को अपने कैबिन की दीवार पर रख दिया। लोग ऐसे ही बकवास लिखते हैं हरमाइनी। अब अगर ऐसी चिट्ठियां आएंगी तो खोलना मत, सीधे आग में डाल देना। तुमसे आज बहुत अच्छी क्लास छूट गई है, हैरी ने हरमाइनी से कहा जब वो महल की तरफ वापस लौट रहे थे। स्वर्ण खोजी अच्छे होते हैं, है ना रॉन? बहरहाल रॉन हैग्रिड की दी हुई चॉकलेट को घूर रहा था, परेशान लग रहा था। क्या हुआ, इसका स्वाद गड़बड़ है क्या? हैरी ने पूछा। नहीं, तुमने मुझे सोने के सिक्के के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? रॉन बोला। कौन से सिक्के? वो सिक्के जो मैंने तुम्हें क्विडिच वर्ल्ड कप में दिए थे। अपनी सर्वदर्शक दूरबीन के बदले में मैंने तुम्हें टॉप बॉक्स में स्वर्ण नर्तकों द्वारा गिराए सोने के सिक्के दिए थे। तुमने मुझे उनके बारे में क्यों नहीं बताया? तुमने क्यों नहीं बताया कि वो गायब हो गए? हैरी को एक पल सोचना पड़ा, तब जाकर उसे याद आया रॉन किस बारे में बात कर रहा है। ओह, मुझे पता ही नहीं चला कि वो सिक्के गायब हो गए। मैं अपनी छड़ी गुम जाने से इतना परेशान था कि सिक्कों के बारे में भूल ही गया। वो सीढ़ियाँ चढ़कर प्रवेश हॉल में पहुंच गए। लंच करने के लिए हॉल में चले गए। वो सीढ़ियाँ चढ़कर प्रवेश हॉल में पहुंचे और लंच करने के लिए बड़े हॉल में चले गए। कितनी बढ़िया बात है, इतना पैसा होना कितनी बढ़िया बात है कि मुट्ठी भर सोने के सिक्के गायब होने का पता ही न चले। सुनो, मेरे दिमाग में उस रात को बहुत सी परेशान करने वाली दूसरी बातें थी। हम सब परेशान थे, याद है? हैरी ने अधीरता से कहा। मैं नहीं जानता था कि स्वर्ण नर्तकों के सोने के सिक्के गायब हो जाते हैं।
मुझे लगा था मैंने तुम्हारा हिसाब चुकता कर दिया है। तुम्हें क्रिसमस पर मुझे चडली कैनन हैट नहीं देना चाहिए था। अब उस बात को भूल भी जाओ, ठीक है, हैरी ने कहा। रॉन ने भुने आलू को अपने कांटे से भेदा, उसकी तरफ गुस्से से घूरने लगा, फिर बोला, मुझे गरीबी से सख्त नफरत है। हैरी और हरमाइनी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये बकवास है, रॉन ने कहा, जो अब भी आलू को गुस्से से घूर रहा था। मैं फ्रेड और जॉर्ज को गलत नहीं मानता कि वो पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। काश मैं भी कमा पाता, काश मेरे पास स्वर्ण खोजी होता। अच्छा, अब हमें पता चल गया है कि तुम्हें अगले क्रिसमस पर क्या तोहफा देना चाहिए, हरमाइनी ने उत्साह से कहा। लेकिन इसके बाद भी रॉन की उदासी दूर नहीं हुई तो वो बोली, छोड़ो भी रॉन, तुम्हारी हालत और ख़राब हो सकती थी। कम से कम तुम्हारी उंगलियों पर अम्लकंद का रस तो नहीं गिरा है। हरमाइनी अपने छुरी कांटे के इस्तेमाल में बहुत तकलीफ का अनुभव कर रही थी। उसकी उंगलियां बहुत सूज गई थीं और दर्द कर रही थीं। मैं उस स्कीटर औरत से नफरत करती हूँ, वो खूंखार आवाज़ में बोली। मैं उससे बदला लेकर रहूंगी, भले ही ये मेरी जिंदगी का आखिरी काम हो। अगले सप्ताह भी हरमाइनी के लिए नफरत भरी चिट्ठियां आती रहीं। हालांकि उसने हैग्रिड की सलाह मानते हुए उसे खोला नहीं, लेकिन कई अशुभ चिंतकों ने उसे भोंपू भेजे थे। भोंपू गरुण द्वार की टेबल पर आकर फट जाते, उस पर अपमानजनक शब्दों की बौछार कर देते, जिससे पूरे हॉल में बैठे लोग सुनते थे। जो लोग साप्ताहिक जादूगर नहीं पढ़ते थे, उन्हें भी अब तक पता चल गया था कि हैरी, क्रम, हरमाइनी का प्रेम त्रिकोण क्या है। हैरी लोगों को बता बता कर थक गया था, हरमाइनी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर हम नज़रअंदाज कर देंगे तो ये खबर अपने आप ठंडी पड़ जाएगी। तुमने देखा था ना, पिछली बार उसने मेरे बारे में जो लिखा था उससे लोग जल्दी ही बोर हो गए थे। हरमाइनी गुस्से में बोली, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ उसने हमारी गोपनीय बातें कैसे सुनी, जबकि उसे मैदान में आने की मनाही है। हरमाइनी गुप्त कलाओं से रक्षा के अगले क्लास में थोड़ी देर अंदर रुकी रही। वो प्रोफेसर मूडी से कुछ पूछना चाहती थी। बाकी के विद्यार्थी बाहर निकलने के लिए बहुत उत्सुक थे। मूडी ने आक्रामक मंत्रों से बचाव का कठोर अभ्यास करवाया था, जिससे कई लोग अपनी छूट-फूट चोटें सहलाने में लगे थे। हैरी को कान ऐंठने का इतना बुरा दौरा पड़ा था कि क्लास से बाहर निकलते समय वो अपने कान पर हाथ रखे हुए था। देखो, रीटा निश्चित रूप से अदृश्य चोगा नहीं पहने थी। हरमाइनी 5 मिनट बाद हाँफती हुई आई और हैरी और रॉन से प्रवेश हॉल में मिली। उसने हैरी का हाथ उसके ऐंठते कान से दूर हटाया ताकि वो उसकी बात सुन सके। मूडी का कहना है कि उन्होंने दूसरे काम के दौरान निर्णायकों की टेबल या झील के आसपास उसे नहीं देखा था। हरमाइनी, इस मामले को छोड़ भी दो, रॉन ने कहा। कभी नहीं। मैं जानना चाहती हूँ उसने मेरी और विक्टर की बातें कैसे सुनी और उसे हैग्रिड की मम्मी के बारे में कैसे पता चला। शायद उसने माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया हो, हैरी ने कहा। माइक्रोफोन? ये क्या होता है? रॉन को ये बात समझ नहीं आई थी। हैरी ने उसे छिपे हुए माइक्रोफोन और रिकॉर्डिंग यंत्रों के बारे में बताया। रॉन मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा, लेकिन हरमाइनी ने उसकी बात काट दी। क्या तुम दोनों हॉगवर्ट्स एक इतिहास कभी नहीं पढ़ोगे? उससे क्या फ़ायदा होगा? तुमने तो पूरी किताब घोंट रखी है, तुमसे पूछ लेंगे, रॉन ने कहा। मगलू लोग जादू के जिन तमाम विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं, बिजली, कंप्यूटर, राडार और ऐसी ही चीज़ें, वो हॉगवर्ट्स के आस पास आकर ख़राब हो जाती हैं। यहाँ की हवा में बहुत ज़्यादा जादू है। रीटा स्कीटर छिप कर बातें सुनने के लिए जादू का इस्तेमाल कर रही है। काश मैं पता लगा सकूं वो क्या कर रही है। और अगर ये गैर कानूनी हुआ तो मैं उसे मज़ा चखा दूंगी। हमारे पास चिंता करने के लिए पहले ही बहुत सारी बातें हैं। हम रीटा स्कीटर के खिलाफ प्रतिशोध अभियान क्यों छेड़ रहे हैं? रॉन ने हरमाइनी से कहा। मैं तुमसे मदद नहीं मांग रही हूँ, मैं ये काम अकेले ही करूँगी, हरमाइनी ने तमक कर कहा। वो पलट कर देखे बिना धड़धड़ाती हुई संगमरमर की सीढ़ियाँ चढ़ गई। हैरी को यकीन था वो लाइब्रेरी जा रही थी। बहरहाल रीटा स्कीटर से प्रतिशोध लेने में हरमाइनी ने हैरी और रॉन से कोई मदद नहीं मांगी। इसके लिए वो दोनों उसके बहुत आभारी थे। हैरी इस बात पर बहुत हैरान था। हरमाइनी अपने होमवर्क के साथ साथ छिपकर सुनने के जादुई तरीकों पर शोध कर रही थी। हैरी तो रात दिन अपने होमवर्क को पूरा करने में ही जुटा रहता।
हालांकि वो नियमित रूप से सीरियस के लिए पहाड़ की गुफा तक खाने पीने का सामान भेज रहा था, पिछली गर्मियों के बाद वो अच्छी तरह जान चुका था कि लगातार भूखा रहना कैसा होता है। उसने सीरियस को खाने पीने के सामान के साथ चिट्ठियाँ भी भेजीं। इन चिट्ठियों में उसने बताया कि सब कुछ सामान्य है और पर्सी का जवाब अब तक नहीं आया है। हेडविग ईस्टर की छुट्टियां खत्म होने पर लौटी। पर्सी की चिट्ठी मिसेस वीजली के भेजे ईस्टर अंडों के पैकेट के साथ आई। हैरी और रॉन के अंडे ड्रैगन के अंडों जितने बड़े थे। उनमें घर पर बनी टॉफ़ी थी। बहरहाल हरमाइनी का अंडा मुर्गी के अंडे से भी छोटा था। उसे देखते ही हरमाइनी का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से पूछा, रॉन, तुम्हारी मम्मी साप्ताहिक जादूगरनी तो नहीं पढ़ती हैं? हाँ, उन्होंने व्यंजन विधियों के लिए उसे लगा रखा है, रॉन ने कहा, जिसके मुंह में टॉफ़ी भरी थी। हरमाइनी ने अपने छोटे अंडे की तरफ दुख से देखा। हैरी ने उसे जल्दी से पूछा, क्या तुम ये नहीं जानना चाहती कि पर्सी ने क्या लिखा है? पर्सी की चिट्ठी छोटी और चिढ़ से भरी हुई थी। जैसा कि मैं दैनिक जादूगर को लगातार बता रहा हूँ, मिस्टर क्राउच अभी छुट्टी मना रहे हैं, जिसका उन्हें पूरा हक है। वो उल्लुओं के माध्यम से लगातार निर्देश भेज रहे हैं। नहीं, मैंने उन्हें देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने बॉस की हैंड राइटिंग पहचानता हूँ। मेरे पास इन मूर्खतापूर्ण अफवाहों का खंडन करने के अलावा भी बहुत से ज़रूरी काम हैं। जब तक कोई ज़रूरी बात ना हो तब तक मेहरबानी करके मुझे दोबारा परेशान मत करना। हैप्पी ईस्टर। गर्मी का टर्म शुरू होने का आम तौर पर मतलब ये होता है कि हैरी उस मौसम के आखिरी क्विडिच मैच की जमकर प्रैक्टिस कर रहा होता। बहरहाल इस साल उसे त्रिकोणीय टूर्नामेंट के तीसरे और आखिरी काम की तैयारी करनी थी, लेकिन उसे अब तक ये मालूम नहीं था उसे क्या करना होगा। बहरहाल मई के आखिरी सप्ताह में प्रोफेसर मैकगोनिगल ने उसे रूप परिवर्तन की क्लास के बाद रोक लिया। तुम्हें आज रात को 9 बजे क्विडिच पिच पर जाना है पॉटर। मिस्टर बैगमैन वहाँ चैंपियनों को तीसरे काम के बारे में बताएंगे। उस रात 8:30 बजे हैरी ने गरुड़ द्वार के हॉल में रॉन और हरमाइनी से विदा ली और सीढ़ियाँ उतर गया। प्रवेश हॉल पार करते समय सेड्रिक मेहनतकश के हॉल से आ गया। तुम्हें क्या लगता है तीसरा काम क्या होगा? फ्लर भूमिगत सुरंगों के बारे में बात कर रही थी। उसे लगता है हमें खजाना खोजना होगा। ये तो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, हैरी ने कहा और सोचा कि ये काम करने के लिए वो हैग्रिड से एक स्वर्ण खोजी उधार मांग लेगा। वे अंधेरे लॉन से होते हुए क्विडिच स्टेडियम की तरफ बढ़ने लगे। दर्शक दीर्घा के बीच की जगह से वो निकलकर पिच तक पहुंच गए। उन्होंने इसका क्या हाल कर दिया है, सेड्रिक ने गुस्से में कहा। वो रुक गया। क्विडिच पिच अब समतल और सपाट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी पिच पर लंबी नीची दीवारें बना दी हैं जो हर दिशा में घूम रही थीं और एक दूसरे को काट रही थीं। ये तो बागड़ की दीवारें हैं, हैरी ने सबसे करीब की दीवार को गौर से देखते हुए कहा। हेलो, एक खुशनुमा आवाज़ आई। लूडो बैगमैन पिच के बीच में क्रम और फ्लर के साथ खड़े थे। हैरी और सेड्रिक बागड़ की दीवार को लांघकर उनकी तरफ गए। जब हैरी पास पहुंचा तो फ्लर ने उसे मुस्कुरा कर देखा। जब से हैरी ने उसकी बहन को झील से बाहर निकाला था, उसके प्रति फ्लर का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। जब हैरी और सेड्रिक ने आखिरी बागड़ की दीवार लांघी तो मिस्टर बैगमैन ने कहा, 1 महीने बाद देखना, हैग्रिड उन्हें 20 फुट ऊंची कर देगा। फिर उनकी नज़र हैरी और सेड्रिक के उदास चेहरों पर पड़ी और वो मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, जब ये काम हो जाएगा तो तुम्हारी क्विडिच पिच बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। मुझे लगता है तुम लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया है हम यहाँ क्या बना रहे हैं। कोई भी एक पल के लिए कुछ नहीं बोला। फिर क्रम बुदबुदाया, भूल भुलैया। सही कहा। तीसरा काम दरअसल बिल्कुल सीधा साधा है। त्रिकोणीय टूर्नामेंट का कप भूल भुलैया के बीचों बीच रखा रहेगा। जो चैंपियन इसे सबसे पहले छुएगा उसे पूरे नंबर मिलेंगे। हमें सिर्फ भूल भुलैया को पार करना होगा, फ्लर ने पूछा। नहीं, उसमें बाधाएं भी होंगी। हैग्रिड कई तरह के जानवर रखने वाला है, बैगमैन ने खुशी से उछलते हुए कहा। इसके अलावा बहुत से मंत्र होंगे जिन्हें तोड़ना होगा। इस तरह की कई चीज़ें होंगी। जो चैंपियन अब तक सबसे आगे है उन्हें भूल भुलैया में सबसे पहले जाने का मौका मिलेगा। बैगमैन ने हैरी और सेड्रिक की तरफ मुस्कुराते हुए कहा।
फिर मिस्टर क्रम जाएंगे और फिर मिस डेलाकोर। लेकिन तुम सब के पास जीतने का मौका है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा तुम लोग बाधाओं से कितनी अच्छी तरह निपटते हो। हैरी अच्छी तरह जानता था हैग्रिड इस तरह की घटना के लिए कैसे जानवर रखेगा। बहरहाल उसने भी बाकी चैंपियनों की तरह अपना सिर हिला दिया। बहुत बढ़िया। अगर तुम में से किसी को कोई सवाल नहीं पूछना है तो हम महल की तरफ लौट चलते हैं, ठीक है? बाहर थोड़ी ठंड है। जब सभी चैंपियन भूल भुलैया की दीवारों के बाहर जाने लगे तो बैगमैन जल्दी से हैरी के पास आ गए। हैरी को लग रहा था बैगमैन एक बार फिर मदद का प्रस्ताव करेंगे, लेकिन तभी क्रम ने हैरी के कंधे पर हाथ रख दिया। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? हैरी ने थोड़ी हैरानी से कहा। बैगमैन थोड़े परेशान होकर बोले, हैरी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है। नहीं मिस्टर बैगमैन, मुझे महल का रास्ता मालूम है, मैं अपने आप पहुँच सकता हूँ, धन्यवाद। हैरी और क्रम एक साथ स्टेडियम के बाहर निकले और जंगल की तरफ चलने लगे। हैग्रिड की कैबिन और बॉबिटेंस की गाड़ियों के पास से गुजरते समय हैरी ने पूछा, हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? मैं नहीं चाहता कोई हमारी बात सुन ले। जब वो आखिरकार बॉबिटेंस के घोड़ों के अहाते से थोड़ी दूरी पर खुली जगह में पहुंचे तो क्रम पेड़ों की छाया में रुक गया और हैरी की तरफ मुड़ा। उसने गुस्से में कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे और हरमाइनी के बीच में क्या है? हैरी ने क्रम की तरफ हैरानी से घूरा। उसने कहा, कुछ नहीं, हम दोस्त हैं। लेकिन क्रम उसे अब भी गुस्से से घूर रहा था, इसलिए उसने अपनी बात को विस्तार से कहा। हम लोग दोस्त हैं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, कभी भी नहीं थी और न कभी होगी। उस औरत ने मन गढ़ंत बातें लिखी हैं। हरमाइनी तुम्हारे बारे में अक्सर बातें करती है, क्रम ने हैरी को शक से देखते हुए कहा। हाँ, क्योंकि हम दोस्त हैं। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो विक्टर क्रम के साथ बातचीत कर रहा है, जो मशहूर अंतर्राष्ट्रीय क्विडिच खिलाड़ी था। ऐसा लग रहा था जैसे वो 18 साल का क्रम उसे अपनी बराबरी का मान रहा हो, वास्तविक प्रतिद्वंद्वी मान रहा हो। तुमने उसे नहीं, हैरी ने बहुत सख्ती से कहा। क्रम थोड़ा खुश दिखने लगा। उसने हैरी को कुछ पल तक घूरा, फिर बोला, तुम जादुई झाड़ू पर अच्छा उड़ लेते हो, मैंने तुम्हारा पहला काम देखा था। धन्यवाद, हैरी ने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा और खुद को अचानक ज़्यादा लंबा महसूस करने लगा। मैंने भी तुम्हें क्विडिच वर्ल्ड कप में देखा था, छद्म छलावा, तुम गजब के। लेकिन तभी क्रम के पीछे पेड़ों में कोई चीज़ हिली। हैरी को जंगल में मंडराने वाली चीज़ों का अनुभव था। उसने तत्काल क्रम की बाँह पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया। क्या हुआ? हैरी ने अपना सिर हिलाया, उसकी तरफ देखा जहाँ उसने हलचल देखी थी। उसने अपना हाथ अपने दुशाले के भीतर डालकर अपनी छड़ी निकाल ली। अगले ही पल बलूत के ऊंचे पेड़ के पीछे एक आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। एक पल के लिए तो हैरी उसे नहीं पहचान पाया, फिर उसे एहसास हुआ ये तो मिस्टर क्राउच थे। ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर क्राउच कई दिनों से यात्रा कर रहे थे। उनके दुशाले के घुटने फटे थे, उनके चेहरे पर खरोंचे थी, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई और भूरी थी। उनके बालों और मूँछों दोनों को ही धोने और तराशने की ज़रूरत थी। बहरहाल उनकी हरकतें उनके हुलिये से ज़्यादा अजीब थीं। बुदबुदाते हुए, इशारा करते हुए मिस्टर क्राउच किसी ऐसे आदमी से बातें कर रहे थे जो सिर्फ उन्हें ही दिखाई दे रहा था। वे तो शायद निर्णायक हैं, है ना? क्रम ने मिस्टर क्राउच को घूरते हुए कहा। वे तो शायद तुम्हारे मंत्रालय में हैं। हैरी ने सिर हिलाया, एक पल के लिए झिझका और फिर धीरे धीरे मिस्टर क्राउच की तरफ बढ़ा। वो हैरी को नहीं देख पाए और पास वाले पेड़ से बातें करने में लगे रहे। बेदरवी, और जब तुम ये काम कर लो तो डंबलडोर को एक उल्लू भेज कर ये बता देना कि डर्मस्ट्रैंग के कितने विद्यार्थी टूर्नामेंट में भाग लेंगे। कारकारोफ ने हाल में ही खबर भिजवाई है कि वो 12 विद्यार्थियों को लेकर आ रहे हैं। मिस्टर क्राउच, हैरी ने सावधानी से कहा, और फिर मैडम मैक्सिम को भी एक उल्लू भेज देना। जब उन्हें ये पता चलेगा कि कारकारोफ 12 विद्यार्थियों को लेकर आ रहा है तो शायद वो अपने विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना चाहेंगी। ये काम कर दो बेदरवे, ठीक है? ठीक है। मिस्टर क्राउच की आंखें बाहर निकल रही थी। मिस्टर क्राउच, हैरी ने जोर से कहा, आप ठीक तो हैं? क्राउच की आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी। हैरी ने पलटकर क्रम की तरफ देखा।
जो उसके पीछे पेड़ों तक आ गया था और ज़मीन पर बैठे क्राउच को दहशत से देख रहा था। उनके साथ क्या गड़बड़ हो गई है, क्या पता। सुनो, तुम जाकर किसी को बुला लाओ। डम्बलडोर, मिस्टर क्राउच ने सांस खींचते हुए कहा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हैरी का दुशाला पकड़कर उसे पास खींचा। हालांकि उनकी आंखें हैरी को नहीं बल्कि उसके सिर के ऊपर दूसरी तरफ देख रही थी। मुझे ज़रूरत है, मिलना है डम्बलडोर से। ठीक है, उठिए तो सही मिस्टर क्राउच, हम सीधे डम्बलडोर के पास। मैंने मूर्खतापूर्ण काम किया है, मिस्टर क्राउच सांस खींचते हुए बोले। वो सचमुच पागल दिख रहे थे। उनकी आंखें गोल गोल घूम रही थीं और बाहर निकल रही थीं। उनकी लार ठुड्डी पर बह रही थी। डम्बलडोर को बताना ही होगा। उठिए मिस्टर क्राउच, हैरी ने ज़्यादा जोर और स्पष्टता से कहा। उठिए, मैं आपको डम्बलडोर के पास ले चलता हूँ। मिस्टर क्राउच की आंखें हैरी पर पड़ीं। तुम कौन? उन्होंने कहा। मैं स्कूल का विद्यार्थी हूँ, हैरी ने कहा। क्रम की तरफ मदद के लिए देखा, लेकिन वो बुरी तरह घबराया हुआ था, पीछे रुका रहा। तुम उसके आदमी तो नहीं हो? क्राउच फुसफुसाए और उनका चेहरा लटक गया। नहीं, हैरी ने कहा, हालांकि उसे ज़रा भी पता नहीं था क्राउच की बात का क्या मतलब है। डम्बलडोर के हो? हाँ, क्राउच ने उसे अपने करीब खींच लिया। डम्बलडोर को चेतावनी दे दो। मैं डम्बलडोर को बुला कर लाता हूँ, लेकिन आप मुझे छोड़े तो सही। मुझे छोड़ दे मिस्टर क्राउच, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। धन्यवाद बेदरवी, और जब तुम ये काम कर लो तो मैं एक कप चाय पीना चाहूँगा। मेरी पत्नी और बेटा कुछ ही समय में आने वाले हैं। हमें आज रात को मिस्टर और मिसेस फज के साथ संगीत समारोह में जाना है। क्राउच एक पेड़ से दोबारा धारा प्रवाह बोलने लगे। वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि हैरी वहाँ था। ये देखकर हैरी को उतनी ही हैरानी हुई। उसे पता ही नहीं चला कि क्राउच उसे छोड़ चुके हैं। हाँ, मेरे बेटे को हाल में ही 12 OWL मिले हैं, बहुत संतोषजनक है। हाँ, धन्यवाद, मुझे बहुत गर्व है। अब अगर तुम जादू मंत्री एंडोरन का मेमो ले आओ तो मैं उसका जवाब लिखवा देता हूँ। तुम यहीं पर उनके साथ रुको, हैरी ने क्रम से कहा। मैं जानता हूँ, मैं डम्बलडोर को बुला कर लाता हूँ। मेरे जाने से काम जल्दी हो जाएगा। उनका ऑफिस कहाँ है मुझे पता है। वे तो पागल हो गए हैं, क्रम ने संदेह से क्राउच की तरफ घूरते हुए कहा, जो पेड़ से बातें कर रहे थे। बस उनके साथ रहो, हैरी ने उठते हुए कहा। लेकिन उसके हिलने से मिस्टर क्राउच हरकत में आ गए। उन्होंने हैरी की घुटनों को पकड़ लिया और उसे दोबारा जमीन पर खींच लिया। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बचकर भागा हूँ। चेतावनी देनी होगी, बताना ही होगा, डम्बलडोर से मिलना होगा। मेरी गलती, सब मेरी गलती। बर्था मर गई, मेरी गलती। मेरा बेटा, मेरी गलती। डम्बलडोर को बताना होगा। हैरी पॉटर, शैतानी शहंशाह, पहले से ज़्यादा ताकतवर, मेरी गलती। हैरी पॉटर। मिस्टर क्राउच, आप मुझे छोड़े तो सही, मैं डम्बलडोर को बुला कर लाता हूँ, हैरी बोला। उसने क्रम की तरफ पलट कर देखा और गुस्से से बोला, मेरी मदद तो करो। बहुत डरते डरते क्रम आगे बढ़ा और मिस्टर क्राउच के पास बैठ गया। उन्हें यहीं पर रोक कर रखना, मैं डम्बलडोर को लेके आता हूँ, जल्दी करना, क्रम ने कहा, जब हैरी जंगल से दूर भागकर अंधेरे मैदान की तरफ जा रहा था। हैरी पत्थर की सीढ़ियों पर धड़धड़ाता हुआ चढ़ा, दरवाजे के अंदर घुसा, संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ा और फिर दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। 5 मिनट बाद भयंकर जानवर की मूर्ति की तरफ भाग रहा था, जो एक खाली गलियारे में आधी दूरी पर बनी हुई थी। उसने हाँफते हुए कहा, शरबत लेमन। बहरहाल ऐसा लगा कि पासवर्ड बदल गया था, क्योंकि भयंकर जानवर की मूर्ति एक तरफ नहीं हटी बल्कि उसी तरह खड़ी रही और हैरी को बुरी नज़रों से घूरती रही। हिलो, चलो, हैरी चिल्लाया। लेकिन हॉगवर्ट्स में कोई चीज़ सिर्फ चिल्लाने से नहीं हिलती थी। उसने अंधेरे गलियारे की तरफ देखा, शायद डम्बलडोर स्टाफ रूम में हो। वो पूरी तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ भागने लगा। पॉटर! हैरी लगभग फिसलते हुए रुक गया, चारों तरफ देखने लगा। स्नैप अभी अभी भयानक जानवर की पत्थर की मूर्ति के पीछे छिपी हुई सीढ़ियों से बाहर निकले थे। जब उन्होंने हैरी को इशारा करके अपनी तरफ बुलाया तो दीवार बंद हो रही थी। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो पॉटर? मुझे प्रोफेसर डम्बलडोर से मिलना है। हैरी ने गलियारे में दोबारा पलटकर भागते हुए
और स्नैप के सामने रुकते हुए कहा, मुझे मिस्टर क्राउच के बारे में बताना है, वो अभी अभी आए हैं, जंगल में है, डंबलडोर से मिलना चाहते हैं। क्या बकवास है, स्नैप ने कहा। उनकी काली आंखें चमकने लगी। मिस्टर क्राउच मंत्रालय के वो बीमार हैं, जंगल में हैं और डंबलडोर से मिलना चाहते हैं। आप मुझे पासवर्ड बता दीजिए। हेडमास्टर व्यस्त हैं पॉटर, स्नैप ने कहा। उसके पतले मुंह पर एक अप्रिय मुस्कान आ गई। मुझे डंबलडोर को बताना होगा, हैरी चिल्लाया। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी पॉटर? हैरी को मालूम था स्नैप को मजा आ रहा होगा। देखिए, क्राउच ठीक नहीं है, उनका दिमाग घूम गया है। वो कहते हैं उन्हें डंबलडोर को चेतावनी देनी है। स्नैप के पीछे वाली पत्थर की दीवार अचानक खुल गई। वहां डंबलडोर लंबे हरे दुशाले में अपने चेहरे पर अजीब सा भाव लेकर खड़े थे। क्या कोई समस्या है? उन्होंने हैरी और स्नैप की तरफ देखते हुए कहा। प्रोफेसर, मिस्टर क्राउच यहाँ आए हैं, वो जंगल में हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हैरी ने स्नैप के कुछ बोलने से पहले सब कह दिया। हैरी को उम्मीद थी डंबलडोर सवाल पूछेंगे, लेकिन उसे राहत मिली। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तत्काल कहा, रास्ता दिखाओ। हैरी, मिस्टर क्राउच क्या कह रहे थे? डंबलडोर ने तेजी से संगमरमर की सीढ़ियां उतरते समय पूछा। उन्होंने कहा कि आपको चेतावनी देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भयंकर गलती कर दी है। उन्होंने अपने बेटे का और बर्था जोरकिंस का और वोल्डेमार्ट का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि वोल्डेमार्ट ज़्यादा ताकतवर बन रहा है, उनका व्यवहार सामान्य नहीं है। हैरी ने तेज़ी से डंबलडोर के साथ चलते हुए कहा। उन्हें ये पता नहीं है कि वे कहाँ हैं। वे कभी तो इस तरह बातें करते हैं जैसे पर्सी वीजली वहाँ खड़ा हो और फिर अचानक कहने लगते हैं उन्हें आपसे मिलना है। मैं उन्हें विक्टर क्रम के पास छोड़ कर आया हूँ। अच्छा, डंबलडोर ने तीखी आवाज़ में कहा और तेज़ी से चलने लगे। हैरी को उनकी बराबरी करने के लिए दौड़ना पड़ रहा था। किसी और ने मिस्टर क्राउच को देखा है? नहीं, मिस्टर बैगमैन ने हमें तीसरे काम के बारे में बताया। इसके बाद क्रम और मैं रुक कर बातें कर रहे थे। फिर हमने मिस्टर क्राउच को जंगल से बाहर निकलते देखा। जब अंधेरे में बॉबेटन्स की घोड़ा गाड़ी दिखी तो डंबलडोर ने पूछा, कहाँ हैं? यहाँ पर, हैरी ने डंबलडोर के सामने आते हुए और पेड़ों के बीच से रास्ता दिखाते हुए कहा। उन्हें क्राउच की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन हैरी को पूरा यकीन था। विक्टर, विक्टर, हैरी चिल्लाया। किसी ने जवाब नहीं दिया। वो यहीं थे, निश्चित रूप से आसपास ही होंगे, हैरी ने डंबलडोर से कहा। प्रकाशित भव, डंबलडोर ने कहा। अपनी छड़ी जलाकर ऊपर उठा ली। इसकी सक्रिय रोशनी काले पेड़ों के तनों पर पड़ी और जमीन को रोशन करने लगी। फिर ये 2 पैरों पर पड़ी। हैरी और डंबलडोर आगे बढ़े। क्रम जंगल की जमीन पर पसरा हुआ बेहोश था। मिस्टर क्राउच का नामो निशान नहीं दिख रहा था। डंबलडोर क्रम के ऊपर झुके। धीरे से उसकी एक पलक खुली। उसे स्तब्ध कर दिया गया है, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी छड़ी की रोशनी में उनका आधे चांद के आकार का चश्मा चमक रहा था। क्या मैं जाकर किसी और को बुला लाऊं? मैडम पॉम्फ्री को? नहीं, यहीं रुको। डंबलडोर ने अपनी छड़ी हवा में उठाई और उसकी नोक हैग्रिड की कैबिन की तरफ कर दी। हैरी ने देखा उसमें से कोई सफ़ेद चीज़ बाहर निकली और भुतहा पक्षी की तरह पेड़ों के बीच से उड़कर जाने लगी। फिर डंबलडोर दोबारा क्रम के ऊपर झुके, अपनी छड़ी उसकी तरफ की और बुदबुदाए, सजीवो। क्रम ने आंखें खोल दी। वो भौचक्का दिख रहा था। डंबलडोर को देखते ही उसने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन डंबलडोर ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे लिटाए रखा। उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, क्रम बुदबुदाया। उसने अपना एक हाथ अपने सिर पर रख लिया। उस पागल आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया। जब मैं पलट कर ये देखने लगा कि पॉटर कहाँ चला गया है, तो पीछे से मुझ पर हमला कर दिया। एक पल के लिए खामोश लेटे रहो, डंबलडोर ने कहा। उन्हें तेज तेज कदमों की आवाज़ आई। हैग्रिड हाँफता हुआ आ रहा था। फैंग उसके पीछे था। हैग्रिड अपना बड़ा धनुष साथ लाया था। प्रोफेसर डंबलडोर, प्रोफेसर डंबलडोर, उसने आंखें फैलाकर कहा। हैरी, क्या? हैग्रिड, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर प्रोफेसर कारकारोफ को बुला लाओ। उनके विद्यार्थी पर हमला हुआ है। इसके बाद मेहरबानी करके प्रोफेसर मूडी को खबर कर दो। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है डंबलडोर, मैं आ गया हूँ। मूडी उनकी तरफ लंगड़ाते हुए आ रहे थे। उनकी जादुई छड़ी प्रकाशित थी। वो अपनी छड़ी पर टिके हुए थे। कमबख्त टांग, उन्होंने गुस्से में कहा, वरना यहाँ जल्दी पहुँच गया होता। क्या हुआ? इसने अपने क्राउच के बारे में बताया था। क्राउच? हैग्रिड ने सूनेपन से कहा। कारकारोफ को बुलाकर लाओ हैग्रिड।
डम्बलडोर ने तीखी आवाज़ में कहा। ओह हाँ, बिल्कुल प्रोफेसर। वो मुड़ा और अंधेरे पेड़ों में गायब हो गया। फैंग उसके पीछे पीछे गया। मैं नहीं जानता कि बार्टी क्राउच कहाँ है, डम्बलडोर ने मूडी से कहा, लेकिन हमें ढूंढना है। मैं एक काम कर देता हूँ, मूडी गुर्राए अपनी छड़ी बाहर निकाली, लंगड़ाते हुए जंगल में चले गए। डम्बलडोर और हैरी तब तक कुछ नहीं बोले जब तक उन्हें हैग्रिड के और फैंग के लौटने की आवाज़ें नहीं सुनाई दी। कारकारोफ उनके पीछे जल्दी जल्दी आ रहे थे। ये क्या है, वो चिल्लाए जब उन्होंने क्रम को ज़मीन पर देखा और डम्बलडोर और हैरी को उसके पास खड़े देखा। क्या हो रहा है? क्रम ने अब बैठकर अपना सिर मलते हुए कहा, किसी ने मुझ पर हमला किया था, मिस्टर क्राउच या जो भी उनका नाम था। क्राउच ने तुम पर हमला किया? त्रिकोणीय टूर्नामेंट के निर्णायक ने? कारकारोफ, डम्बलडोर ने बोलना शुरू किया, लेकिन कारकारोफ ने खड़े होकर अपने दुशाले को कसकर पकड़ लिया और आग बबूला दिखने लगे। धोखा, वे गरजे और डम्बलडोर की तरफ इशारा किया। एक साजिश है। तुम और तुम्हारे जादू मंत्रालय ने मुझसे झूठे वादे करके यहाँ आने का प्रलोभन दिया। डम्बलडोर, ये बराबरी की प्रतियोगिता नहीं है। पहले तो तुमने धोखे से नाबालिग पॉटर को टूर्नामेंट में शामिल करवाया। मंत्रालय के तुम्हारे दोस्त ने मेरे चैंपियन को घायल करके टूर्नामेंट से बाहर करने की कोशिश की। मुझे इस पूरे मामले में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और डम्बलडोर, तुम अंतर्राष्ट्रीय जादूगरी सौहार्द की बातें कर रहे थे, पुराने मतभेदों को भुलाने की बात कर रहे थे। देखो, मैं तुम्हारे बारे में ये सोचता हूँ। कारकारोफ ने डम्बलडोर के पैरों के पास जमीन पर थूक दिया। एक तेज कदम बढ़ाकर हैग्रिड ने कारकारोफ के दुशाले का सामने वाला हिस्सा पकड़कर उन्हें हवा में उठा दिया और पास वाले पेड़ से टिका दिया। माफी मांगो, हैग्रिड गुर्राया। जब कारकारोफ ने अपनी सांस ठीक करने की कोशिश की, हैग्रिड की बड़ी मुट्ठी उनके गले पर थी और उनके पैर हवा में लटक रहे थे। हैग्रिड, नहीं, डम्बलडोर चिल्लाए। उनकी आंखें जल रही थी। हैग्रिड ने अपना वो हाथ हटा लिया जिससे वो कारकारोफ को पेड़ से टिकाए था। कारकारोफ तने पर खिसकते हुए पेड़ों की जड़ों पर गिर गया। उसके सिर पर कुछ टहनियों और पत्तियों की बारिश हो गई। हैग्रिड, मेहरबानी करके हैरी को महल तक ले जाओ, डम्बलडोर ने सख्त आवाज में कहा। तेजी से सांस लेते हुए हैग्रिड ने कारकारोफ की तरफ गुस्से से देखा। शायद यही बेहतर होगा कि मैं यहीं रुक जाऊं, हेडमास्टर। तुम हैरी को स्कूल ले जाओ हैग्रिड, डम्बलडोर ने सख्ती से दोहराया। सीधे उसे गरुड़ द्वार के हॉल तक छोड़ कर आओ। और हैरी, मैं चाहता हूं तुम वहीं रुको। तुम जो भी काम करना चाहते हो, तुम जो भी उल्लू भेजना चाहते हो, वो सुबह तक इंतजार कर सकता है। तुम मेरी बात समझ गए? हाँ, हैरी ने उन्हें घूरते हुए कहा। डम्बलडोर ने कैसे जान लिया था कि वो उसी पल ये सोच रहा था कि पिगविजियन को सीरियस के पास भेजकर उसे सारी बात बता देगा। हम फैंग को यहीं छोड़े जाते हैं, हेडमास्टर, हैग्रिड ने कहा और ख़तरनाक अंदाज में कारकारोफ को घूरा, जो पेड़ के नीचे अपने दुशालों और जड़ों में उलझे हुए थे। फैंग, यहीं रुकना। चलो हैरी। वो खामोशी में बॉबिटन्स की घोड़ा गाड़ी के पास से होते हुए महल की तरफ चल दिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई? जब हैरी और हैग्रिड झील के पास से गुजरे तो हैग्रिड गुर्राया। उसकी हिम्मत कैसे हुई वो डम्बलडोर पर आरोप लगाए? जैसे डम्बलडोर ऐसा काम कर सकते हैं, जैसे डम्बलडोर चाहते थे कि तुम टूर्नामेंट में हिस्सा लो। वो बहुत चिंतित थे। हमने उन्हें पहले कभी इतना चिंतित नहीं देखा है। और तुम? हैग्रिड अचानक गुस्से में हैरी से बोला, जो इस बात से हैरान रह गया। तुम उस बेहुदा क्रम के साथ जंगल के पास क्या कर रहे थे? वो डर्मस्टैंग का है हैरी। वो मंत्र पढ़कर नुकसान पहुंचा सकता था। क्या मूडी से तुमने कुछ नहीं सीखा? जरा सोचो तो सही। वो तुम्हें बरगला कर अपने साथ अकेला ले गया था। क्रम अच्छा है। वो मुझ पर मंत्र पढ़कर हमला नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ हरमाइनी के बारे में बात करना चाहता था, हैरी ने कहा जब वो प्रवेश हॉल की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। हम हरमाइनी से भी बात करेंगे, हैग्रिड ने गंभीरता से सीढ़ियों पर पैर पटकते हुए कहा। तुम लोग इन विदेशियों के साथ जितना कम संपर्क रखो उतने ज्यादा खुश रहोगे। कोई भी विदेशी भरोसे के काबिल नहीं है। तुम्हारी तो मैडम मैक्सिम के साथ अच्छी पटरी बैठती है, हैरी ने चिढ़कर कहा।
तुम उसके बारे में बातें मत करो। हैग्रिड बोला। एक पल के लिए तो वो डरावना दिखने लगा। हम उसकी हकीकत जान चुके हैं। दोबारा हमारा दिल जीतने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि हम उसे बता दें तीसरे काम में क्या क्या बाधाएं आने वाली हैं। इनमें से किसी भी विदेशी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हैग्रिड इतने बुरे मूड में था कि हैरी को मोटी औरत की तस्वीर के सामने उससे विदा लेकर खुशी हुई। वो तस्वीर के छेद में से निकलकर हॉल में घुस गया और जल्दी से उस कोने की तरफ बढ़ने लगा जहां रॉन और हरमाइनी बैठे हुए थे। वो उन्हें सारी घटनाओं की जानकारी देने के लिए बेताब था।